रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब तक हमने अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो, जिसमें मैकडॉनल्ड के मालिक रिक रॉक ने अपने बिजनेस के बारे में बताया, संपत्ति और दायित्व के अंतर के बारे में भी। दुनिया में असली संपत्ति कई तरह की होती है। आइए अब सुनते हैं अध्याय 5 सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। मुझे याद है कि हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह केल्विन कोस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट दिया जाता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को मरे हुए तो काफी लंबा समय गुजर चुका था, परंतु उनके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते। अमीर को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीब में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, अमीर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लादा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्यम वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्यम वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक भूमि पृष्ठ को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के सिद्धांत को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूरी था। राजा और राष्ट्रपति मुंह से कह भर देते थे और हर आदमी अपनी कही बात मान लेता था और सहयोग करता था। ब्रिटेन में 1799 से लेकर 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच में सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर अस्थायी रूप से कर दिया था। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर अस्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने के कारण ही वोस्टर हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ही नियमित इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता चलता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना है उसे ज्यादा लोगों ने सिर्फ इसलिए माना कि उन्हें यह बताया गया कि अमीर टैक्सों को सजा देता है और मध्यम वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और वह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने उसका समर्थन किया था, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो पूरी भूख बढ़ जा गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति हूँ। मेरे विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मापदंडों में तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे लगाए जाते हैं। मैं जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा उन लोगों को काम करते हैं। उनका संगठन इतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा संगठन होता है उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है, परंतु दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेश मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उन्हें लक्ष्य
बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटाकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट की बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सके। ऐसा वे शिक्षा विभाग में की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों में पक्ष में तर्क दिया जा सकता है। मेरे यह बहुत मुश्किल हुआ करता था कि क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वह मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है, किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसे मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बांटी गई संपत्ति बांट दी जाती थी। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वह से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरफ से देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाज के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशंस का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्र यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशंस में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉरपोरेशंस न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपने इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट के बाहर बैठा है। अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं। पर्सनल कॉर्पोरेशंस घटी हुई कर योग आय में व्यय टैक्स कम आय संपत्ति और दायित्व। कॉर्पोरेशंस के कानूनी ढांचे की ताकत से क्या अमीरों को गरीबी और मध्यम वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने शिक्षा दी थी जिसमें से एक समाजवादी थे और दूसरी पूंजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसे की समझ ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देता है। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उससे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्यम वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और वह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया। यह एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए, यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारी के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रिसर्कुलेट नहीं किया।
दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक बार सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए गए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपकी योग्यता तो मान ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम मिलना है और ऐसा करके आप अपनों को काबिलियत माना जाता है। यह बढ़ते हुए सरकारी खर्चों पर यह चक्र चलता रहता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम गरीब लोगों को शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपने पैसे की समझ का प्रयोग किया और वे कॉर्पोरेशंस की सुरक्षा में चले गए। कॉर्पोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया या नहीं जानते कि कॉर्पोरेशन जैसी कोई चीज होती है। कॉर्पोरेशन केवल एक फाइल या फोल्डर में होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील और ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, इसके बाहर कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता कि कॉर्पोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसे कानूनी देह बना है जिससे कि कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई, एक बार फिर कॉर्पोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह अस्थायी इनकम टैक्स कानून के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉर्पोरेशंस के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसे पहले बताया जा चुका है कि कॉर्पोरेशंस द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ी है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अंततः काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि लोग हारते हैं, इनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं, अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं, उस दर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते हैं कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे इस तरह खेल को इसी तरह से खेल सकते हैं, फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जैसा कि मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देता सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिन कर्मचारियों में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीने तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने उसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलटवार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिसके दम पर वे चीजों में बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते, वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे उस पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तथा अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचत के रास्ते बनाएं। इसके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे उसकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 10-31
इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप था, जिसमें रियल एस्टेट बेचने वाले टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज्यादा महंगे रियल एस्टेट्स को खरीदता है और साझेदारी में फायदा नहीं होता है। रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही न रखना चाहते हैं। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्सों की छूटों का लाभ उठाते थे वे संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के पास उनसे संसाधन नहीं होते हैं, वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बांह पर लगाते देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट वाले लोगों की संख्या में ज्यादातर स्तब्ध होता रहता हूँ और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिसके बिजनेस बंद हो गए हैं और उनके लिए सरकार दोषी थी, मुझे ऐसा पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पड़ाव तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को जो चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशंस के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी ने मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था, मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद ही इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने ही समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पड़ा रहा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान की ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह दिलासा करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा अपने ज्यादा से ज्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा यह पहला दरअसल सबक ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आप पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे की लिहाज में स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए अपने पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात के भी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचाने का मौका होना चाहिए। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देने सरकार को टैक्स देने से सस्ता था, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सकें। और मैंने जिंदगी भर उसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आप मुकाबला रॉबिन हुड जैसे गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे
कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ते ही हासिल की जा सकती है। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधुआ गाय बन जाता था जिसे दुहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बना जाए। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आता था कि अपने कॉर्पोरेशंस के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में इस संभावना पर विचार नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किस दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर पालन कर रहा होता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे कॉर्पोरेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15-16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं किस तरह करूंगा, परंतु यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन क्राफ्ट छोड़ दी थी और जेक्सस के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार भी मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था, जो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौती इतनी ज्यादा थी कि जितना ज्यादा मैं काम करता था, कटौती उतना ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस ने मुझे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। यह सुनने में अच्छा था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन रहा था, परंतु जिसके लिए काम कर रहे हैं तुम्हें किस अमीर बना रहे हो। 1974 में जेक्सस के कर्मचारी के रूप में मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। कटौती वाली तनख्वाह को देख देख कर मेरे अमीर डैडी की सलाह समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखता है तो वो उसके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्ति बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट्स में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे यह लग रहा कि वहां निवेश की संभावना है, उतना ही ज्यादा जेक्सस मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला। हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतना ही ज्यादा कटौतियां भी हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 तक मैं सेल्स की चोटी पे 5 लोगों में से एक था। प्रायः नवंबर 1 मैं चूहे दौड़ से बहुत जल्द बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैंने जेक्सस की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रखा था, जबकि मेरा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट्स में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉर्पोरेट बेचने के ही लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह ने मुझे ज्यादा समझदारी दिखा रही थी।
जल्द ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। टेक्सास के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैंने अपने कमीशन को संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा कर्मचारी तैयार हो रहे थे और ये सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने राजस्व के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए एक सबक के कारण मैं एक चूहा दौड़ के मिथ से बाहर निकला। मैं सफल हो रहा था और कम से मैं एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना मैंने फाइनेंशियल IQ कहूंगा। आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। जब मैं फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उसके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाला ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत होती है। अगर आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाए, यह एक मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता यह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश। जैसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ, जिससे तकनीकी रणनीतियां और फार्मूले की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दाया पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू है। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलू को जानने की जरूरत होती है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल भी एल्मोडाल का प्रकाशन की तकनीकी का भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उद्घाटन है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है? यह वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है। कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये जटिल होती हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझते हैं। जो लोग एल्मोडाल के परिचित नहीं होते, उनके लिए यह एक सीसिम स्ट्रीट कैरेक्टर भी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चे में खूब प्रकाशित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए उनका विज्ञान करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि यही कंपनी ने जानबूझकर तो इसे शेयर बाजार से गायब नहीं कर दिया। इसकी मांग बहुत ज्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्पोर्ट्स में जब खरीदने के लिए कोई डाल नहीं बची तो दुकानदार और दूसरे खिलौने बनाने वाले ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डाल नहीं मिल पा रही थी, वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। अपनी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर काउंटिंग निवेश और बाजारों की तकनीक दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन पर प्रयोग विस्फोट वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी
अब जिसमें कारपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदे और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें इतना ही अंतर है जितना पैदल चलने और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज्यादा हो सक जाता है जब हम कोई दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देख। नंबर 1, टैक्स लाभ। एक कारपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं जब तक कि आप अपना बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कारपोरेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इसे बनाया आसान है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अपने कारपोरेशन का फायदा यह है कि घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी अधिकांश व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च है जो टैक्स चुकाने से पहले किए जाते हैं। नंबर 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह सकते हैं। एक आदमी आपसी फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिट से अपनी ज्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कारपोरेशन और टैक्स का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी का दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज में स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्हें रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखता है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का यह लक्ष्य है कि कारपोरेशंस बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्ति हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कारपोरेशंस द्वारा दिए गए जाने वाले फायदे और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में विस्तार से बताती हैं और कारपोरेशंस बनाने के लिए जरूरी सीढ़ियों को भी समझती हैं। यह एक पुस्तक खास है तौर पर बनाई है जिसका शीर्ष है इनकम एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कारपोरेशंस की ताकत पर बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणवत्ताओं का मेल है, जो मैं तो यही कहूंगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं से समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। संक्षेप में कारपोरेशंस के मालिक अमीर लोग कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, खर्च करते हैं। नंबर 3, टैक्स चुकाते हैं। कारपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं। नंबर 3 पे आता है खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम अपनी संपत्तियों के चारों तरफ कारपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। धन्यवाद।